गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज का सेशन थोड़ा सा हमारा डिले हो गया, बट कोई बात नहीं। आज का जो सेशन है आप लोगों को जैसे कि फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होती है, वैसे आज हम लोग आपका मेंटल मतलब आपका दिमागी कसरत करवाने वाले हैं। कुछ लैंग्वेज में जब भी चेंज होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे दिमाग जोर पड़ता है, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये शब्द का क्या मतलब होगा, कि क्या होगा। आज के सेशन कुछ इसी प्रकार के हैं। आप लोगों के बिल्कुल ही मतलब एक्सरसाइज करा देंगे, जिम होगा आज आज हमारे ब्रेन्स का। तो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। ये जो सेशन है मेरा आज वो पार्ट 2 है जो श्वेता जी ने लिया उसका। बट थोड़ा सा हिंदी मुझे लगता है आपको अब इजी लगेगा, क्योंकि आपने मुश्किल मुश्किल वर्ड ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आई होप आप सभी लोग अब दोबारा से तैयार हैं, अपनी एनर्जी कर लीजिए इकट्ठा, और हम आज का सेशन जो है चालू करेंगे। फिर से हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस ही रख रहे हैं। यस नो ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि फिर से अगर ऑप्शंस रहते हैं तो हम 4 ही ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पूरा मैदान है, एक पूरा ओपन ग्राउंड है डिस्कशन करने का, आंसर्स देने का। तो इसलिए आज का सेशन काफी अच्छा होगा। नमस्ते सोमदत्त जी, श्रीदेवी जी, हेलो। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आवाज नहीं आ रही है यशवंत जी को मेरी, बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बता दीजिए। अगर आपको नहीं आ रही है यशवंत जी, आप एक बार वापस से एग्जिट होके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है नेटवर्क का इशू होता है कभी कभी, इसलिए आवाज नहीं भी आती है। बट बस एक आध मिनट और रुकते हैं और हम फिर आज का जो है सेशन जो है चालू करते हैं। बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी होपफुली। तो सभी लोग तैयार हैं तो फटाफट एक चैट में थम्स अप दे दीजिए, तो हम आज का सेशन चालू करेंगे। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी में कुछ क्वेश्चंस हम ऐड कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है आज के लिए मतलब एग्जाम्स के लिए खूब अच्छे से तैयार हो जाएं। तो फटाफट थम्स अप दे दीजिए या यस लिख दीजिए इफ यू आर रेडी फॉर टुडेज सेशन, अगर आप आज के सेशन के लिए तैयार हैं तो। जी चलिए, सोमदत्त जी ने बता दिया है कि वो तो तैयार हैं, बाकी सब लोगों का क्या कहना है? आर यू रेडी फॉर टुडेज क्वेश्चंस? चलिए, लोकेश जी का भी थम्स अप आ गया है। 3 लोग और थम्स अप दे दीजिए, फिर मैं आज फर्स्ट स्लाइड शो करती हूँ। और पार्टिसिपेटिव सेशन रहेगा, भले ही वेदर इट इज राइट और रॉन्ग आपको आंसर्स देना है ताकि हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए, सबको अच्छा लगे। चलिए चलिए, वेरी वेल डन, सभी ने दे दिया एक थम्स अप। आज का जो है पहला स्लाइड आपके सामने है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आज ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम का टाइम है, आज हमारा दिमाग दौड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, स्केल 3 वर्ग के अधिकारी को स्टेशनरी खरीदने एवं यात्रा देयक स्वीकृत करने हेतु कितना वित्तीय अधिकार है? स्केल 3 ऑफिसर की बात हो रही है। अगर वो स्टेशनरी खरीद रहे हैं या फिर किसी का ट्रैवल जो है एक्सपेंस अप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके कितने राइट्स हैं, कितने वित्तीय फाइनेंशियल उनके पास अधिकार हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट आंसर बता दीजिए। आप लोगों को अगर पता है तो फटाफट चैट में लिख दीजिए क्या कितने वित्तीय अधिकार हैं। ठीक है, श्रीदेवी जी कह रही है 1500 रुपए हैं मे बी। और बाकी किसी को कोई भी आइडिया है तो आप दे सकते हैं। 3000। राहुल कुमार जी कह रहे हैं कि 3000 रुपए तक का उनके पास वित्तीय अधिकार है, फाइनेंशियल उनको राइट है। दीपक जी कह रहे हैं 2000 रुपए। ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लगता है? 3000 जी। राहुल अग्रहारी जी कह रहे हैं 3000। लोकेश कुमार जी कह रहे हैं 2500। चलिए ठीक है। और ठीक है, तो हमारे पास 2000, 3000, 2500। ठीक है, सोमदत्त जी भी कह रहे हैं कि 3000 तक उनको अधिकार है। यहाँ स्टेशनरी खरीदने और जो भी ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग के लिए कुछ भी अगर एक्सपेंस हुए उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है 3000 स्टेशनरी के लिए। और अगर यात्रा देयक की बात करें, अगर ट्रैवलिंग के लिए बात करें तो 6000 रुपए। तो 3000 तो सही है, बट यहाँ पर दो अमाउंट पूछे थे, 3000 एंड 6000 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। दिनांक 30 जून 2011 से कितने मूल्य वर्ग एवं कम के सिक्कों को चलन से बाहर कर दिया गया है? 2011 30 जून में बोल रहे हैं कितने अमाउंट के सिक्कों का जो है सर्कुलेशन या यूज बंद हो गया है?
राहुल जी ने फटाफट जवाब दे दिया है 50 पैसे। राहुल अग्रहारी जी, कुमार जी ने दोनों ही ने ही रॉकेट स्पीड से आंसर दिया है। सोमदत्त जी भी आ गए हैं, 50 पैसे कह रहे हैं। दीपमाला जी भी कह रही हैं 50 पैसे। 50 पैसे लोकेश कुमार जी भी कह रहे हैं। बाकी लोगों को क्या लगता है, कोई इस बात से डिसअग्री करता है तो वो भी चैट में लिख सकते हैं 50 पैसा। श्रीदेवी जी भी कह रहे हैं। 30 जून 2011 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 50 पैसे को वोट आ रहे हैं ज्यादा, तो यहाँ पर जो आंसर है वो है 25 पैसे एवं कम के सिक्के, मतलब 25 पैसे या इतने ही पैसों के जो भी सिक्के हैं उनको बंद कर दिया गया है 30 जून 2011 से। तो 25 पैसे या उससे कम के सिक्के हैं उनको बंद कर दिया गया है। 50 पैसे आप लोग कह रहे हैं, पर यहाँ पर क्योंकि डेट का वो है तो हो सकता है थोड़ा सा आंसर्स में कंफ्यूजन हो गया हो। बट ध्यान रखिएगा 25 पैसे या फिर उससे कम अमाउंट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने मूल्य वर्ग के नोटों की प्रामाणिकता को मशीन से जांच करने के उपरांत ही एटीएम अथवा काउंटर में चलन हेतु डाला जाता है? कितने मूल्य वर्ग मतलब कितने डिनोमिनेशंस के जो नोट हैं उनको मशीन में उसकी क्या कहते हैं प्रमाणिकता चेक करने के बाद ही आप एटीएम या अपने काउंटर्स पे दे सकते हैं। 100 एंड अबव कह रहे हैं श्रीदेवी जी। दीपमाला जी कह रही है 100 रुपीज। ठीक है, दीपक जी भी कह रहे हैं कि 100 रुपीज के नोट्स को करा जाता है। ठीक है, राहुल जी कह रहे हैं 100 रुपए के बराबर या उससे ज्यादा या कम। 100 एंड अबव। 100 कांस्टेंट है, आप लोग कह रहे हैं उसके बराबर भी है उससे अबव। ठीक है, 100 एंड अबव एंड 100। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ही आप लोगों ने सही कहा, ₹100 और उससे अधिक मूल्य वर्ग के नोटों को, जैसे कि आप लोगों ने कहा 100 रुपए या उससे ज्यादा 100 एंड अबव, तो उतने नोटों को जांच करने के बाद ही एटीएम या आप काउंटर पर देते हैं। चलिए वेरी वेल डन, बिल्कुल ही सही जवाब सभी ने दिया है, एकदम शानदार जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक सम व्यवहार में कितने जाली नोट पाए जाने पर एफआईआर कराया जाएगा? तो 5 नोट राहुल जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं 5 नोट। सम व्यवहार में मतलब एक ही बारी में। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं, दिनेश्वर जी दीपक जी कह रहे हैं 5 अगर जाली नोट पाए गए तो आप लोग जो है एफआईआर करवाएंगे। चलिए, तो 4 से अधिक, 5 इज ऑल्सो राइट, बट 4 नोट या उससे अधिक, तो 5 नोट हुए तो ऑब्वियसली मोर देन 4। यस, 4 से अधिक मतलब 5। टेक्निकली इट इज द राइट आंसर, जस्ट द फ्रेमिंग इज डिफरेंट। तो मोर देन 4 सही है, 4 से अधिक, वेरी वेल डन। 5 नोट भी सही है एक तरीके से, बट ठीक है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा ही। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चेक संग्रहण करने पर बैंक और ग्राहक के मध्य कौन सा संबंध होता है? चेक, ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल, राहुल जी ने फटाफट रॉकेट स्पीड से फिर से जवाब दे दिया है। एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। चेक संग्रहण की बात कर रहे हैं, बैंकर और ग्राहक के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, ये बताना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो श्रीदेवी जी कह रही है एजेंट और प्रिंसिपल का है, राहुल जी कह रहे हैं एजेंट प्रिंसिपल का है। ठीक है, और बाकी लोग भी कह रहे हैं एजेंट और प्रिंसिपल का ही रिश्ता है। तो चलिए, जी हाँ, एजेंट और प्रिंसिपल का ही रिश्ता है, ये बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने इनके बीच का रिश्ता पता कर लिया है और हमको इतने सारे एपिसोड्स भी नहीं लगे, तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राज्य की राजधानी में देय चेक के संग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी है? राज्य की किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है उसमें जो पेबल चेक है उसको उसको संग्रहण करने का मैक्सिमम आपको अवधि बताना है। 14 डेज कह रहे हैं गंगेश जी, तुनेश्वर जी कह रहे हैं 3 दिन। राज्य की राजधानी की बात हो रही है, स्टेट की कैपिटल के लिए। राहुल अग्रहरि जी कह रहे हैं 3 डेज, राहुल कुमार जी कह रहे हैं 3 डेज, सोमदत्त जी कह रहे हैं 7 डेज। तो 3 डेज 7 डेज हमारे पास आंसर्स हैं। ये दीपक सक्सेना जी कह रहे हैं 3 डेज है मैक्सिमम अवधि। और किसी को इसके अलावा कोई ऑप्शन लगता है? 7 डेज कह रहे हैं लोकेश कुमार जी। चलिए ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर आखिर कितनी अवधि लगती है। 7
वर्किंग डेज, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों ने कहा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की कैपिटल की बात हो रही है, तो यहाँ पर 7 वर्किंग डेज, 7 बैंक वर्किंग डेज तक आप अधिकतम उसको संग्रहण कर सकते हैं। चलिए, वेरी वेल डन। फिर से बहुत अच्छा अटेम्प्ट, आप सभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि चेक में अंकों व अक्षरों में लिखी राशि में भिन्नता हो तो बैंकर को किस राशि का भुगतान करना होगा? यदि चेक के अंक में, मतलब किसी नंबर या लेटर्स में लिखी हुई राशि में अगर कुछ भिन्नता हो, चेंजेस हो, तो बैंकर किस किस राशि का भुगतान करेगा? जो वर्ड्स में लिखी है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि जो वर्ड्स में लिखी है उसका भुगतान करेंगे। लीगल अमाउंट रिटर्न इन वर्ड्स, राहुल कुमार जी भी यही कह रहे हैं, वर्ड्स जो लिखे गए हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, सभी लोगों का सेम ही है जवाब है। तो यहाँ पर देरी किस बात की, अक्षरों में, वर्ड्स में जो लिखा गया है उसी का भुगतान करेंगे। ये तो बिल्कुल ही आप लोगों का रोज का ही काम है, तो इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता था किसी का जवाब। वेरी वेल डन। वापस भेज देते हैं बैंक में, अच्छा, श्रीदेवी जी कह रही हैं कि बल्कि वापस ही भेज देते हैं बैंक में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए, चेक में सम परिवर्तन या कन्वर्जन करना हो तो उसे क्या है? चेक में सम परिवर्तन क्या है, आपको बताना है। क्या समझते हैं चेक में कन्वर्जन से? अपने शब्दों में बता सकते हैं, व्हाट इज चेक कन्वर्जन? मटेरियल अल्टरेशन, ठीक है, श्रीदेवी जी कह रही हैं कि मटेरियल में, हाँ, मल्टीलेटेड, म्यूटिलेटेड, कुछ भी उसमें छेड़छाड़ करना का मतलब है। बाकी दो लोगों का, आप लोग जो लोग हिंदी हिंदी से कंफर्टेबल है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये काफी आज हम लोग मतलब इस तरह के क्वेश्चंस लाएं जिससे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, तो कोई वो नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जिन जिन लोगों को डाउट है। तो आहर्ता द्वारा अदाता के हितों को प्रभावित कर देना संपरिवर्तन है। तो ये तो बहुत ही मुश्किल लिखा है, आहर्ता द्वारा अदाता के हितों को प्रभावित कर देना। तो मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि जिन शब्दों में आप में डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग में, मटेरियल अल्टरेशन जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है आपके लैंग्वेज में, चेक कन्वर्जन यहाँ पर हिंदी में लिखा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो है ही, और मुझे भी हिंदी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अहर्ता द्वारा दाता के हितों को प्रभावित कर देना, जो भी पेयर है या जिसको पे कर रहे हैं उसके बीच में उसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो हम लोग चाहें तो आपके लिए इंग्लिश में भी कुछ ऐड करके इसमें डाल सकते हैं फॉर योर नोट्स। चलिए, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव पे तुरंत जमा के अंतर्गत कितनी राशि का चेक होने पर ग्राहक से अनिवार्य रूप से पुष्टि प्राप्त की जाती है? आपको बताना है, पॉजिटिव पे के अंतर्गत कितनी राशि का चेक होने पर ग्राहक से अनिवार्य रूप से पुष्टि प्राप्त की जाती है। कि मान लीजिए कितने रुपए का चेक है, तो आप जो भी कस्टमर है उससे पूछेंगे, उससे दोबारा से चेक करेंगे कि कितना अमाउंट है। 50,000 कह रहे हैं, राजीव नयन जी कह रहे हैं 5 लाख शायद, राहुल अग्रहरि जी कह रहे हैं 50,000 एंड अबव, 2 लाख एंड अबव कह रहे हैं राहुल कुमार जी, और दीपक सक्सेना जी कह रहे हैं 2 लाख। तो यहाँ पे 2,50,000, 5 लाख। तुनेश्वर जी कह रहे हैं 1 लाख। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, राजेश जी कह रहे हैं 50,000। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है क्या है, वो है 5 लाख रुपए, जैसे कि राजीव नयन जी ने लिखा। आप लोगों ने 50,000 में एक जीरो कम लगा दिया शायद, बट यहाँ पर 5 लाख रुपए का अगर चेक है तो ग्राहक से पॉजिटिव पे अगर तुरंत जमा के अंतर्गत आप उससे दोबारा से नेसेसरली पूछेंगे, पुष्टि करेंगे कि कितने अमाउंट का है, तो 5 लाख है सही जवाब। आई होप दिस इज क्लियर, 5 लाख की चेक में ये काम होगा। चलिए, ओप्स, चेक की वैधता अवधि 3 माह की गई है, ये कैसे लागू हुआ? ₹50,000 जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं और चाहे तो नहीं भी पूछ सकते हैं। ₹50,000 जो है वो
ऑप्शनल है, ये अनिवार्य रूप से बात कर रहे हैं, मैंडेटरी की बात कर रहे हैं, इसलिए 5 लाख रुपए में आपको मैंडेटरीली पूछना है कि मतलब ग्राहक से दोबारा चेक करना है। 49th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को शो कर दिया था, अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बता दीजिए। चेक की वैधता अवधि 3 माह हो गई है, ये कैसे लागू हुआ है? तो आप लोगों ने देख लिया है क्या? नहीं तो फिर आप जवाब दे सकते हैं। एक्ट 1881, ठीक है, एज पर एनआई एक्ट कह रहे हैं राजीव नयन जी। ठीक है, एनआई एक्ट कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मतलब किसी का आज स्क्रीन पे ध्यान नहीं है, क्योंकि एक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, वरना आप लोग तो फटाक से देख लेते हैं, मैं आंसर दिखाती हूँ तो। एनीवेज, एनआई एक्ट कह रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर जो आंसर है वो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, निर्देशानुसार चेक की वैधता अवधि जो है वो 3 माह कर दी गई है। तो यहाँ पर आरबीआई के अनुसार की गई है। तो एनआई एक्ट नहीं, आरबीआई के आदेश अनुसार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट के संबंध में क्या सही है? आपको बताना है ड्राफ्ट के रिलेशन में क्या जो है वो सही है। ये भी ओपन एंड क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, फिर हम लोग आंसर पे देखेंगे। कैश, ऑल ऑफ द अबव, राहुल कुमार जी कह रहे हैं। राजेश जी कह रहे हैं कि कैश। चलिए, चलिए कैश, ड्राफ्ट के बदले कैश नहीं ले सकते तो बिल्कुल ही बात है। ड्राफ्ट का भुगतान कोई रोक नहीं सकता। ड्राफ्ट को जो है, कोई का पेमेंट है ना, जो कोई रोक नहीं सकता, ये तो काफी हमने पीछे क्वेश्चंस में देखा ही हुआ है। तो जी हाँ, कैश में भी आप पे नहीं कर सकते, पर एक सर्टेन अमाउंट की उसमें वो है। तो आप ड्राफ्ट को कोई रोक नहीं सकता। तो वेरी वेल डन, आप लोगों ने ट्राई करने एटलीस्ट, विच इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि कोई ग्राहक लगातार 50,000 रुपए से कम राशि का लेन देन कर रहा हो, तो केवाईसी अपडेट कराने से बच रहा हो, तब बैंक के द्वारा क्या किया जाएगा? तो ये कस्टमर्स की बात हो रही है जो 50,000 से कम राशि का लेन देन कर रहे हैं और केवाईसी अपडेट नहीं करा रहे। तो आप लोग इस केस में क्या करेंगे? फटाफट बता दीजिए। फ्रीज कर देंगे उसका अकाउंट। ठीक है, ट्रांजैक्शन रोक देंगे। राजेश जी कह रहे हैं कि सब बड़ा, आई डोंट नो, आपका आंसर मैं समझी नहीं। गंगेश जी कह रहे हैं कुछ नहीं करेंगे, बस सलाह दे सकते हैं। ये तो बहुत ही मतलब हम्बल आंसर हो गया कि कुछ क्या कर सकते हैं, बस सलाह ही देंगे उनको। SBDDA अकाउंट कर देंगे, कुछ नोटिस देंगे, 2 नोटिस ऑफ ईच 3 मंथ्स, देन आफ्टर फ्रीज द अकाउंट। 2 नोटिस देंगे 3 महीने के लिए, 3 नोट के बाद क्लोज कर देंगे, नोटिस देंगे और क्लोज कर देंगे। चलिए, संदिग्ध लेन देन मानते हुए जानकारी FIU को भेजा जाएगा। तो अगर वो केवाईसी कराने से बच रहा हो, तो फिर आप उसको संदिग्ध मानेंगे, सस्पिशियस जी, लेन देन मानते हुए FIU को जानकारी भेज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि कोई ग्राहक लगातार कितने वर्ष से गायब हो तो मृत माना जाएगा? ये तो बिल्कुल ही हम लोग ऑलमोस्ट हर क्लास में ही क्वेश्चन हमारे लिए आता है। तो जी हाँ, सात, 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 सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर साथ ही जो है सही जवाब है। ये आंसर तो मैं आप लोगों को सोते हुए भी पूछूंगी तो आप सब बता देंगे, क्योंकि हमने इतनी बार देख लिया है। आई होप ये एग्जाम में भी आ जाए, तो फिर तो मुझे मजा ही आ जाएगी सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 वर्ष जो बिल्कुल है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी खातेदार के द्वारा अधिकृत रूप से नियुक्त व्यक्ति के द्वारा चेक जारी किया गया है, किंतु इसी अवधि में खातेदार की मृत्यु हो जाती है, तो क्या चेक का भुगतान किया जाएगा? राजीव नयन जी कह रहे हैं नेवर, बिल्कुल नहीं देंगे। राहुल कुमार जी भी कह रहे हैं कि चेक का भुगतान नहीं करेंगे। धर्मराज जी भी कह रहे हैं कि करेंगे, वो कह रहे हैं कि करा जाएगा। गंगेश जी कह रहे हैं कि किया जाएगा। ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं हाँ किया जाएगा। लोकेश कुमार जी भी यस कह रहे हैं। दीपक जी भी और सोमदत्त जी भी यस कह रहे हैं। 2 नो है हमारे पास, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ पेमेंट जो है किया जाएगा।
तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि चेक अन्य सभी प्रकार से सही हो तो उसका भुगतान कर दिया जाएगा। अगर चेक और भी जो भी दूसरे प्रकार से है जो सही होगा तो आप उसका पेमेंट है जो है कर सकते हैं। तो ये कंडीशनल है, ऐसा ही नहीं है कि करना ही पड़ेगा, बट अगर सारी ही चीजों में सही है होगा तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आंसर जो है यस है, पर कंडीशनल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, वसीयतनामा उपलब्ध होने का अर्थ क्या है? वसीयतनामा उपलब्ध आपके पास है तो उससे आप क्या समझते हैं? वसीयतनामा बताइए, क्या समझते हैं वसीयतनामा से? नॉमिनी का रोल खत्म हो जाएगा। नॉमिनी, नॉमिनेशन में भी वसीयत का नाम होता है विल, विल बनाते हैं ना, जो इंग्लिश में कहते हैं कि विल एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें आपको पता रहता है मनी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी अगर आप नहीं रहे तो विल होता है वसीयतनामा का अंग्रेजी। लीगल हायर, और आप लोग कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार। जी हाँ, तो यहाँ पर वसीयतनामा का मतलब है मृतक से जीवित रहते समय अपनी संपत्तियों के विषय में आवश्यक जानकारी लिखित में देना। मतलब अगर कोई अपनी वसीयत लिख रहा है, मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी किसको उसको जाएगी, तो वसीयतनामा का मतलब वो होता है। चलिए, जैसे कि आप लोग दीपमाला जी ने कहा विल, इंग्लिश में विल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। संपत्ति का अधिकार भी बिल्कुल सही जवाब है। धारा 45 जेडीए से 45 जेडीएफ तक ये जो है किससे संबंधित है? नॉमिनेशन से, राहुल कुमार जी कह रहे हैं, धर्मराज जी कह रहे हैं नॉमिनेशन से। नॉमिनेशन नॉमिनेशन नॉमिनेशन, धारा 45 जेडीए से लेके जेडीएफ तक नॉमिनेशन से संबंधित है। आप सभी कह रहे हैं कि जी हाँ, पर यहाँ पर डिपॉजिट, सेफ कस्टडी एवं लॉकर में नामांकन से रिलेटेड है। तो सेक्शन 45 जेडीए से 45 जेडीएफ तक की बात कर रहे हैं। तो डिपॉजिट, सेफ कस्टडी और लॉकर में जो अपन नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा। लॉकर, सेफ डिपॉजिट, सॉरी सेफ कस्टडी एंड लॉकर में नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन इज राइट। बट ध्यान रखिएगा, अगर 45 से जेडीए से जेडीएफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिपॉजिट है, सेफ कस्टडी है और लॉकर में नॉमिनेशन की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। गर्निशी ऑर्डर प्राप्त करने पर बैंकर किस भूमिका में होता है? राहुल कुमार जी ने कह दिया है कि नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो अकाउंट होल्डर्स को ही होती है, जो कि करंट अकाउंट्स या सेविंग अकाउंट्स या किसी भी टाइप का टर्म अकाउंट जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स या सेफ कस्टडी उनके पास हो, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी इन सभी के पास ही होती है। तो आप लोग टेक्निकली थोड़े सही हैं। तो ठीक है, बैंकर डेटर, राहुल कुमार जी कह रहे हैं बैंकर डेटर, राहुल अग्रहरि जी कह रहे हैं डेटर 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 डेटर, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि डेटर्स आंसर होना चाहिए। गर्निशी ऑर्डर प्राप्त होने पर बैंकर जो रहता है डेटर होता है, अदालती देनदार, जो कि सही जवाब है। डेटर होता है, देनदार होता है। चलिए लीगल डेटर चलिए, एक संयुक्त बचत खाता पति पत्नी के नाम पर है जिसका संचालन दोनों में से कोई एक के माध्यम से हो रहा है। पति के नाम पर गर्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है तो बैंक क्या करेगा? बैंक जो होता है डेटर होता है और कस्टमर जो होता है जजमेंट डेटर होता है। तो गर्निशी ऑर्डर में जो है बैंक जो है डेटर है और कस्टमर इज जजमेंट डेटर। तो बैंक करेगा, डेबिट करेगा अकाउंट, सोमदत्त जी कह रहे हैं। अगर एक सेविंग अकाउंट, एक जॉइंट अकाउंट है पति पत्नी के नाम पर है और दोनों में से कोई एक के माध्यम से वो चल रहा है, पति के नाम पर गर्निशी ऑर्डर जारी किया जाता है, तो बैंक इस केस में क्या करेगा?
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में शायद डाउट है। एकल के नाम पर जारी गर्निशी ऑर्डर संयुक्त खाते में प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल श्रीदेवी जी ने बिल्कुल सही कहा है, नॉट अलाउड इन जॉइंट अकाउंट। गर्निशी ऑर्डर जो है ये एक के नाम पर जारी किया गया हो तो संयुक्त खाते में प्रभावी नहीं होता। वेरी वेल डन। तो जिनको डाउट था इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर जॉइंट अकाउंट है और एक के नाम पर गर्निशी ऑर्डर है तो जॉइंट अकाउंट में इसका कोई ये वैलिड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइए, ग्रेशम का नियम क्या है? ग्रेशम से आप क्या का नियम बताना है आपको, कि ग्रेशम से आप क्या समझते हैं? किसी को आइडिया है तो लिख सकते हैं, नहीं तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर इसका जवाब क्या है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेशम का ये क्या कहते हैं, रूल क्या होता है? जी हाँ, राहुल कुमार जी ने बिल्कुल सही लिखा है, वन मनी थ्रू बैक द अदर मनी। जो खराब करेंसी रहती है अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेशम का रूल ये है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और इंग्लिश में बोलेंगे तो ग्रेशम लॉ कहता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। इट एक मॉनेटरी प्रिंसिपल है जो कि करेंसी मार्केट में इस्तेमाल होता है। तो ध्यान रख सकते हैं, ग्रेशम लॉ आप लोग सुनेंगे तो बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। ये स्पेशली करेंसी मार्केट्स के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब अब आप लोगों को देना है। DICGC के माध्यम से जमा खातों को बीमा से अवतरित करने हेतु वार्षिक आधार पर बैंक को प्रति सैकड़ा वार्षिक दर से कितना प्रीमियम का भुगतान करना होता है? आप लोगों ने फटाक से पढ़ लिया, 12 पैसे पर 100 कह रहे हैं आप लोग। सोमदत्त जी, राहुल जी, लोकेश कुमार जी भी कह रहे हैं 12 पैसे प्रति सैकड़ा वार्षिक दर, 12 पैसा। अखिलेश कुमार जी भी कह रहे हैं, राजेश जी भी कह रहे हैं, दीपक जी भी कह रहे हैं 12 पैसे पर 100 रुपीज। जी हाँ, बिल्कुल ही आप लोगों ने सही दिया, 12 पैसे प्रति सैकड़ा ईयरली। तो वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न जोखिम व उच्च जोखिम वाले ग्राहकों का KYC कितने समयांतर पर किया जाता है? कम लो 10 साल और उच्च जोखिम 2 साल। राहुल कुमार जी ने लिख दिया है 10 and 2 years। और जिनका कम जोखिम है वो 10 साल, उच्च जोखिम है उनका 2 साल। 10 years लो, 2 years हाई। ठीक है, 10 and 2, 10 and 2, 10 and 2। आप सभी लोग एक से सही जवाब दे रहे हैं, 10 वर्ष एवं 2 वर्ष। अगर कम जोखिम है तो 10 साल, और ज्यादा जोखिम है, उच्च जोखिम हाई रिस्क वालों के लिए और लो रिस्क वालों के लिए। मैं जोखिम का बहुत देर से सोच रही थी, इंग्लिश मुझे याद ही नहीं आ रहा था। एनीवेज, निम्न जोखिम मतलब कि लो रिस्क और हाई रिस्क। लो रिस्क में 10 साल, हाई रिस्क में 2 साल। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी का निर्धारित अवधि तक जवाब प्रस्तुत न किया जाने पर प्रतिदिन कितनी दंड राशि का भुगतान करना होता है? ठीक है, 250 रुपये प्रतिदिन। सब लोगों की चील की नजरें हैं तो फटाफट सभी सही जवाब देंगे। 25 पर डे। राजीव नयन जी शायद 250 रुपये ही कहना चाह रहे हैं, धर्मराज जी भी 250 ही कहना चाहते हैं। सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब है 250 रुपीज प्रतिदिन, जो कि मैंने गलती से दिखा दिया था। एनीवेज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिल्कुल सही जवाब है 250 रुपीज पर डे। अगर आप लोग राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और निर्धारित अवधि तक नहीं देते तो वो 250 रुपये पर डे का प्रतिदिन भुगतान करेंगे। नाबालिग को भागीदारी में किस लिए शामिल किया जाता है? आपको बताना है, केवल लाभ के लिए। राहुल कुमार जी कह रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए। माइनर को पार्टनरशिप में किस लिए लिया जाता है? प्रॉफिट के लिए कह रहे हैं आप सभी लोग, राहुल जी, धर्मराज जी, श्रीदेवी जी। ओनली फॉर प्रॉफिट, सिर्फ लाभ के लिए लिया जाता है प्रॉफिट। ठीक है, राजेश जी, दीपक जी भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। दीपमाला जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। सिर्फ लाभ में हिस्सेदारी के लिए ही आप माइनर को पार्टनरशिप में या नाबालिग को भागीदारी में लेते हैं। चलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु फायर एवं
बर्गलरी इंश्योरेंस किस बीमा कंपनी से लिया गया है तथा इसके अंतर्गत 44 शाखाओं के लिए बीमाकृत जड़ संस्कंद यानी डेड स्टॉक का मूल्य कितना है? राहुल कुमार जी कह रहे हैं उनके बैंक में इफको टोक्यो है, उसे लिया गया है। एनआईसीएल, राहुल अग्रहरि जी कह रहे हैं एनआईसीएल से लिया गया है। डेड स्टॉक का मूल्य किसी को पता है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंतर्गत 44 शाखाओं के लिए बीमाकृत जो है डेड स्टॉक का मूल्य कितना है? एनआईसीएल कह रहे हैं अखिलेश जी और दीपक जी, एनआईसीएल। और इफको टोक्यो राहुल कुमार जी ने कहा है उनकी कंपनी के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका जवाब जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, से पॉलिसी क्रय और बीमाकृत डेड स्टॉक का मूल्य 30 लाख रुपए है। जो इंश्योर्ड डेड स्टॉक है उसका जो अमाउंट होगा वो 30 लाख होगा, और लिया गया है किससे? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ग्राहक नॉन होम शाखा से स्वयं के बचत खाते से कितनी नगद राशि आहरण कर सकता है? एक कस्टमर जो है वो, उसकी ब्रांच नहीं है, तो उसके सेविंग्स अकाउंट से कितना कैश जो है विड्रॉ कर सकता है? राहुल जी कह रहे हैं 25,000, श्रीदेवी जी कह रही हैं 50,000, दीपक जी कह रहे हैं 50, गंगेश जी भी कह रहे हैं 50,000, धर्मराज जी भी कह रहे हैं 50,000, लोकेश कुमार जी कह रहे हैं 5,000, दिनेश्वर जी कह रहे हैं 25,000। तो यहाँ पर थोड़े नेक्स्ट आंसर्स हैं, कुछ कह रहे हैं 25, 5,000, 50,000। तो यहाँ पे जो है 25,000 जो है सही जवाब है। अगर उसकी होम शाखा नहीं है, नॉन होम शाखा है, उसकी ब्रांच नहीं है, तो खुद की सेविंग अकाउंट से अपने अपने बैंक में चेंज हो सकता है। जी हाँ, राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक ऐसे आंसर्स हैं जो आपके बैंक्स में जो है वेरी कर सकते हैं। तो ये अगर आपको सही पता है आपके बैंक का तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अखिलेश जी कुमार जी कह रहे हैं उनके यहाँ पर 10,000 है। चलिए, गंगेश जी क्या 50,000 है? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों के बैंक्स का आपको अगर सही पता है तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ये चेंज हो सकता है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। किराए से कितनी आमदनी तक आप टीडीएस देय नहीं होता? धर्मराज जी कह रहे हैं 50,000 है। चलिए, अगर आपको डाउट है तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 65th क्वेश्चन है। तो इस पे आप लोग, इसके बाद सर की क्लास होगी तो उसमें हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी बाकी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किराए किराए से कितनी आमदनी तक आप टीडीएस नहीं आपको टीडीएस नहीं भरना पड़ता? तो आंसर्स जो थे मैंने कुछ मिस कर दिए ऊपर के। राजीव नयन जी ने कहा 2.4 लाख, राहुल अग्रहरि जी ने कहा 40,000, गंगेश जी ने कहा 12,000 या 15,000, 2,40,000 कह रही है श्रीदेवी जी, अप टू 2,40,000 कह रहे हैं धर्मराज जी, 40,000 कह रहे हैं लोकेश जी, अखिलेश जी कह रहे हैं 2.4 लाख, राजेश जी कह रहे हैं सेम 2.4 लाख। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2.4 लाख तक आपको टीडीएस दे नहीं है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 2,40,000 तक किराए किराए से अगर आमदनी है तो इस पे टीडीएस आपको नहीं पेएबल होता, टीडीएस नहीं देना होता। बिल्कुल सही जवाब है। जिनको डाउट है आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकर को कितने वर्षों तक सक्रियता अवधि में ना होने पर तोड़ा जाएगा? आपका लॉकर कितने सालों तक अगर एक्टिव नहीं है, यूज नहीं किया गया, तो उसे तोड़ा जाएगा? श्रीदेवी जी कह रही हैं 3 इयर्स, राजेश जी कह रहे हैं 3 इयर्स, गंगेश जी, धर्मराज जी, राहुल जी, कुमार एंड अग्रहरि जी दोनों कह रहे हैं 3 इयर्स तक। दीपक जी भी कह रहे हैं, तुनेश्वर जी कह रहे हैं 3 इयर्स। और बाकी लोग भी फटाफट बता दीजिए आपको क्या लगता है। सभी वैसे 3 इयर्स कह रहे हैं, तुम 3 इयर्स देख लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 3 साल तक अगर आपका लॉकर नहीं आपने ऑपरेट किया तो उसको तोड़ा जाएगा, फिर तोड़कर ही उसको बराबर कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कोई सावधि जमा जमा रसीद परिपक्व होने के कितने दिनों के बाद आने पर परिपक्वता तिथि से ही नवीनकरण किया जा सकेगा? सावधि जमा रसीद मच्योर होने के कितने दिनों के बाद आने पर उसकी मच्योरिटी डेट से ही वापस से रिन्यू की जाएगी? कौन सी है ये? क्या कौन सी पूछ रहे हैं, या अच्छा कितने दिनों के बाद आने पर? ठीक है,
आप लोग क्या कह रहे हैं? 1 ईयर। निशा जी कह रही है 1 ईयर, राजेश जी कह रहे हैं 7, और अखिलेश कुमार जी कह रहे हैं 1 ईयर, दीपमाला जी कह रही है 14 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 17 डेज, 1 ईयर। ठीक है, 7 डेज। दीपक जी कह रहे हैं 7 डेज, सेकेंड डेज से। राजेश जी कह रहे हैं 7 डेज। चलिए ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। देख लेते हैं यहाँ पर हम 14 डेज के अंदर नेक्स्ट डे। राहुल कुमार जी कह रहे हैं नेक्स्ट डे से ही अ, अगर वो मैच्योरिटी डेट पे आएगी तो कर सकते हैं। पर यहाँ पर इस केस में 14 डेज जो है सही जवाब है। 14 दिन के बाद आने पर उसको मैच्योरिटी डेट से ही वापस से रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बीएसबीडी खाते में अनाधिकृत लेन देन की जानकारी को ग्राहक के द्वारा 4 से 7 दिनों के मध्य बैंक को बताया जा सकता है। ग्राहक अधिकतम कितनी राशि हेतु जिम्मेदार होगा? 5,000। राजीव नयन जी कह रहे हैं 5,000। राहुल कुमार जी 5,000। दीपमाला जी कह रही हैं नो लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कस्टमर की। 5,000 अखिलेश जी कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं 5,000। सभी लोग अभी तक सभी कह रहे हैं कि 5,000 रुपए के लिए राशि देने हेतु जिम्मेदार होगा। चलिए ठीक है, तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर। और दीपमाला जी कह रही है कि कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट यहाँ पर 5,000 रुपीज जो है सही जवाब है। अगर बीएसबीडी खाता है और अनऑथराइज्ड लेन देन की जानकारी है ग्राहक को मिलती है, तो फिर वो 5,000 रुपीज अधिकतम राशि देने के लिए उसकी लाइबिलिटी होगी। कितने वर्षों के लिए भवन को किराए पर अनुबंध करना चाहिए तथा कितने वर्षों के बाद 15 से 25% किराए में वृद्धि हेतु अनुबंध का नवीनकरण करना चाहिए? 3 इयर्स कह रहे हैं राजेश जी, और राहुल कुमार जी कह रहे हैं 5 इयर्स। राजीव नयन जी कह रहे हैं 5 इयर्स। दिनेश्वर जी, अखिलेश जी कह रहे हैं 5 इयर्स। तो 5 साल और 3 साल। लोकेश कुमार जी कह रहे हैं कि 10 इयर्स, 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के 10 सालों के बाद 15 से 25%। ठीक है, 5 इयर्स, 5 इयर्स। राजेश जी कह रहे हैं कि 10 कह रहे हैं 10 इयर्स बैंक्स के लिए। 5 इयर्स और 10 इयर्स देख लेते हैं। 10 साल और 5 साल, तो यहाँ पर दोनों ही जवाब जो है 10 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों ही सही है। कितने वर्षों के लिए भवन को किराए पर अनुबंध करना चाहिए? तो 10 वर्ष। और कितने वर्षों के बाद, मतलब 5 साल के बाद 15 से 25% किराए में वृद्धि हो सकती है। तो पहले का है 10 साल और दूसरे पार्ट का आंसर है 5 इयर्स। तो टेक्निकली आप लोगों ने सही जवाब दिया है, बट अधूरा जवाब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि ऋण के लिए अदेयता प्रमाण पत्र मतलब नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने पर तथा केवाईसी अपडेट करने में विलंब करने पर कितना शुल्क वसूला जाएगा? अगर किसी ने एग्रीकल्चर कृषि लोन लिया है तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने पर और तथा उसकी केवाईसी अपडेट करने में अगर देरी होती है तो कितना शुल्क उससे लिया जाएगा, कितने चार्जेस लेंगे? 100 कह रहे हैं राहुल जी, 100 रुपीज। 100 रुपीज पर डे। राजेश जी कह रहे हैं 100 रुपए प्रतिदिन लिए जाएंगे। धर्मराज जी भी कह रहे हैं कि 100 रुपीज, 100 रुपीज पर डे वसूले जाएंगे शुल्क। और किसी और बाकी लोगों को क्या लगता है कितने वसूले जाएंगे पैसे? 100 रुपीज विद जीएसटी कह रहे हैं दीपक जी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। नो ड्यूज हेतु 110 रुपए प्रति प्रमाण पत्र तथा केवाईसी का विलंब से अपडेट हेतु 300 रुपए वार्षिक। तो यहाँ पर अगर नो ड्यूज है, अगर नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं तो 110 रुपए प्रति प्रमाण पत्र, और केवाईसी के लिए लगेंगे, केवाईसी में देरी के लिए, अपडेट के लिए 300 रुपए सालाना लगेंगे, ईयरली। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नो ड्यूज हेतु हेतु ₹110 और 300 रुपए फॉर डिले इन केवाईसी अपडेट।
चलिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अनुसार बैंकर और ग्राहक के संबंध समाप्त होने के बाद भी दस्तावेजों को कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना है तथा सीआरजीबी में बंद हुए ऋण दस्तावेजों को कितने वर्ष तक रखा जाता है? तो दो क्वेश्चन हैं। राहुल कुमार जी, दीपमाला जी कह रहे हैं 5 years, बट यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन के। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं और सीआरजीबी में बंद हुए ऋण दस्तावेजों को कितने वर्ष तक रखा जाता है। तो अगर आप दोनों के लिए 5 years कह रहे हैं तो 5 years ही लिख दीजिए। अगर आप दोनों के लिए कुछ डिफरेंट आंसर्स हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं एक साथ। 5 years दोनों के लिए कह रहे हैं 5 years राजेश जी, निशा जी। 5 years अखिलेश जी। धर्मराज जी कह रहे हैं 7 years एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीआरजीबी के लिए 5 years। ठीक है, बाकी सभी कह रहे हैं कि दोनों के लिए 5 years तक सुरक्षित रखे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है। 5 वर्ष के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि बिल्कुल सही है। पर जो सीआरजीबी में बंद हुए जो आपके भी लोन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 12 वर्ष तक रखा जाता है। तो यहाँ पर 5 साल तो सही है, पर दूसरे पार्ट के लिए सीआरजीबी के लिए 12 सालों तक रखा जाता है लोन डॉक्यूमेंट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। शिकायत निवारण नीति के अंतर्गत शिकायत संबंधी विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय को प्रत्येक डैश के अंत के अगले माह की 5 तारीख के पूर्व भेजा जाता है। शिकायत पंजी को कितनी अवधि तक सुरक्षित रखा जाता है? तो ये भी दो पार्ट में क्वेश्चन है, शिकायत निवारण नीति के बारे में है। कब भेजी जाती है और कितने अवधि तक उसे सुरक्षित रखा जाता है? ये राहुल जी कह रहे हैं 8 वर्ष तक रखी जाती है, बट प्रत्येक किसके अंत में? अगले माह की 5 तारीख के पहले भेजा जाता है। प्रत्येक मंथ, महीने की बात करें, राहुल कुमार जी कह रहे हैं कि प्रत्येक माह के अंत के अगले माह की 5 तारीख को भेजा जाता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर सेकंड पार्ट में आप लोग कह रहे हैं कि 8 वर्ष की अवधि तक रखा जाता है, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मंथली किया जाता है और 8 साल के लिए रखा जाता है, ऐसा कह रहे हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं, चलिए फटाफट। यहाँ पर तिमाही मतलब कि 3 महीनों में एक बार और 5 वर्ष के लिए रखा जाता है। तो प्रत्येक तिमाही के अंत में अगले माह की 5 तारीख के पूर्व भेजा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 5 वर्ष जो है सही जवाब है और हर 3 माह में। तो ध्यान रखिएगा, ग्राहक के द्वारा की गई शिकायत का बैंक द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। ग्राहक शिकायत की तिथि से अधिकतम कितने समय में बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत कर सकता है? विद इन 1 year राहुल जी कह रहे हैं। श्रीदेवी जी कह रही है विद इन 1 year। 1 year। दीपमाला जी भी कह रही है, श्रीदेवी जी और सभी, राहुल अग्रहरी जी कह रहे हैं 1 year। ठीक है, धर्मराज जी कह रहे हैं कि 1 year, एक साल के तिथि से अधिकतम 1 साल तक कर सकता है लोकपाल से शिकायत, ऐसा आप सभी लोग कह रहे हैं। 1 वर्ष एवं 1 माह, 1 साल और 1 महीने अधिकतम, मैक्सिमम। तो 1 वर्ष, 1 year एंड 1 month, तो 1 साल एंड 1 माह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा वर्गीकरण के अंतर्गत डी वर्ग की शाखा हेतु कितना व्यवसाय होना चाहिए? अगर कोई ब्रांच जो है वो डी कैटेगरी वर्ग की है तो उसको डी वर्ग के लिए होने के लिए कितना बिजनेस होना चाहिए उसके पास? चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। कम से कम 101 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक अगर उनके पास व्यवसाय है तो वो फिर उनका ब्रांच जो है वो डी वर्ग में हो सकता है, 101 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक।
चलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगर आपके पास आता है डी वर्ग के लिए कितना व्यवसाय होना चाहिए, तो अब आपको पता है 101 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कार्यालय सहायक को 15वें स्टेज पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना देय होता है। कार्यालय सहायक जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हम लोगों ने नहीं दिया है, सबके बैंक में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसलिए कोई आंसर इसमें नहीं डाला है। राहुल जी कह रहे हैं उनके बैंक में 500 रुपीज पर मंथ रहता है। लोकेश कुमार जी कह रहे हैं 12,000 रुपए। जो भी आपके कार्यालय में सहायक हैं को 15वें स्टेज पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना आपको देय होता है। तो इसमें सब लोगों का अलग अलग, बैंक्स का अलग अलग आंसर होगा, इसलिए कोई आंसर नहीं डाला है। जस्ट इन केस आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रख सकते हैं और पता कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि राहुल जी ने कहा उनके यहाँ 500 रुपीज पर मंथ है, लोकेश कुमार जी कह रहे हैं 12,000 है उनके यहाँ पे। आपके बैंक में भी आप लोग पता कर सकते हैं, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 77 पर। मानसिक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को बैलेंस शीट में कहां पर दर्शाया जाता है। मानक सॉरी आई एम सो सॉरी मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को बैलेंस शीट में कहां पर दर्शाया जाता है। फुटनोट कह रही हैं दीपमाला जी कि फुटनोट में, बैलेंस शीट के फुटनोट में करते हैं इसको, इसकी एंट्री। और किसी को आइडिया है तो फटाफट बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि कहाँ की जाती है। शेड्यूल 5 अन्य देयताओं एवं प्रावधान में मानक आस्तियों का मतलब, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। और किसी को पता हो तो आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आज का सेशन जो है बहुत ही मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे नए नए चीजें सीखने मिली ही। स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं मानक आस्तियां, फिक्स्ड एसेट या स्टैंडर्ड एसेट्स। तो इसको आप लोग शेड्यूल 5 में अदर देयता एवं प्रावधान, तो इसमें नोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट में अन्य देयताओं एवं प्रावधान में कितनी राशि है। 31 मार्च 2022 की बात हो रही है। लाइबिलिटीज और प्रोविजंस के बारे में बात करें, 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट में कितनी राशि है। तो ये सबके बैंक का फिर से अलग अलग हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अपने अपने इंफॉर्मेशन की साइड से इसको पता करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस को बैलेंस शीट में किस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है, किस हेड के अंदर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए बता दीजिए बैलेंस शीट में फटाफट कि कौन से हेड के अंदर आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, या कौन से साइड में आते हैं। करंट एसेट्स कह रही हैं श्रीदेवी जी। बाकी लोगों को क्या लगता है किस साइड में आते हैं। राहुल अग्रहरि जी कह रहे हैं Q79। अच्छा मैंने एक आंसर छोड़ दिया, क्वेश्चन 79, सो सॉरी, सीधे लास्ट पढ़ लिया। चलिए पहले 80 बता दीजिए फिर 70 पढ़ लेंगे। आज हम लोग 80 के बाद 79 करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करंट एसेट्स, अखिलेश जी भी कह रहे हैं करंट एसेट्स। ठीक है। अब रुक जाइए यहीं पर। बैंक सेवा युक्तों को स्वीकृत आवास ऋण पर कितना प्रतिशत जोखिम भार होता है। अब 79 का बता दीजिए, क्योंकि मैं 79 भी आपको आंसर दिख जाएगा ना फिर। ये तो गड़बड़ हो गई, सॉरी, मेरा मिस्टेक। बैंक जो सेवायुक्त हैं उनको स्वीकृत आवास ऋण पर कितना प्रतिशत जोखिम भार होता है, 79 क्वेश्चन है। आपको आइडिया है तो आप फटाफट बता दीजिए। और आप लोगों ने 80 का आंसर दिया है करंट एसेट्स, तो इसके बाद में देखेंगे हम। बैंक के जो सेवायुक्त हैं उनको 20% कह रहे हैं धर्मराज जी। दीपमाला जी कह रही 20%, राहुल जी भी कह रहे हैं 20%। ठीक है, दीपक सक्सेना जी भी कह रहे हैं 20%, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 20% आपको जोखिम भार
होता है बैंक सेवायुक्तों को स्वीकृत आवास लोन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे अन्य संपत्तियां या चालू संपत्ति, करंट एसेट्स, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बैलेंस शीट में आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा करंट एसेट्स में आती है, जो कि चालू संपत्तियां होती हैं उसमें आता है। चलिए आज की जो है हमारे लगभग इतने ही क्वेश्चंस थे। आज हम लोग थोड़े कम क्वेश्चंस लाए थे क्योंकि दिमाग का जिम जो है फर्स्ट डे पे ज्यादा नहीं करना चाहिए, थक जाएगा दिमाग। बट आज के क्वेश्चंस आप लोगों को आई थिंक क्वेश्चन 76 नहीं हुआ, क्योंकि सबके बैंक्स में आप लोगों की डिफरेंट होगा ये अमाउंट। तो हमने यहाँ पर कोई एक आंसर नहीं डाला है आपके बैंक्स के हिसाब से। नाउ आपके पास ये क्वेश्चन है, आप पता कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए कि आपके क्वेश्चन में कार्यालय सहायक को 15वीं स्टेज में ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना पेबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई आंसर नहीं डाला, क्योंकि सबके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होंगे इस वजह से। तो आप मैम पता थोड़ा कर एक रिक्वेस्ट है मैम कि क्वेश्चन नंबर 54 पे थोड़ा सा चले जाइए मैम। 54 पे एक मिनट, से 54 जी 54 में बात कर रहे हैं। अच्छा, जो आप लोग कह रहे थे कि यस और नो वाला आंसर है ये, कि इस केस से भुगतान होगा या नहीं, इसी क्वेश्चन की बात कर इसमें रहे तो नहीं नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि जब हैं। अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है ना तो मैंडेट ही कैंसिल हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर नियुक्त व्यक्ति की बात हो रही है, उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया है या जिसको भी जी लीगल जी हायर बनाया है। तो जी। एक बार ठीक है, ये इस क्वेश्चन को भी 54 क्वेश्चन पे भी। कंपनी के केस में जो है ना वो कर सकते हैं पेमेंट, जी जी अगर जी। किसी के द्वारा चेक काटा गया है। लेकिन अगर इंडिविजुअल अकाउंट है यहाँ, चूंकि खातेदार हाँ लिखा हुआ है, जी जी तो जी इसमें भुगतान नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेते हैं। ये 54th क्वेश्चन था और एक आप मैम लोगों का होना चाहिए, मैम एक और। होना चाहिए, भुगतान होना चाहिए। धनराज बोल रहा हूँ मैं, जी जी क्योंकि जी उसने ऑलरेडी साइन करके गया है। उसने साइन किया है, अपन उसको तो जीते हुए ही नहीं है ना, ये विजय से जी जी पढ़ाए हुए जी हैं। और ये जी जी जी। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, बट कोई बात नहीं। आप लोग इस पे, इसके सेशन के बाद अगर सर का सेशन होगा, मैं उनको बता दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन पे हमको डाउट है, तो वो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियरली बता देंगे, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए मैं ये क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ और आपका डाउट जो है जरूर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी एक शायद कोई क्वेश्चन था, शायद 60। मैम ये धर्मराज जी सही कह रहे हैं मैम, ये होना चाहिए पेमेंट को। हाँ, बहुत आप लोगों का भी कहना सही होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, कोई मतलब क्योंकि सबके अपने अपने वो है ना, तर्क है वितर्क है। तो कोई बात नहीं, मैं क्योंकि मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, मैंने क्वेश्चन सर को मैसेज कर दिया है, तो सर आपको ये एक्सप्लेन बेटर कर देंगे कि इस केस में पेमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आप लोग अपना डाउट को बिल्कुल अनरिजॉल्व मत रखिएगा, इसको क्लियर कर लीजिए, और सर से मैं बोलूंगी वो आपकी जरूर मदद करेंगे। तो और कोई भी डाउट हो तो आप अपनी तरफ से भी नोट कर सकते हैं, और मैं भी जो इन्फॉर्मेशन है पास ऑन करती हूँ। तो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड, आपको जरूर सही जवाब मिल जाएगा। और आज का जो हमारा कोट है कह रहा है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बहुत ही अच्छा कोट है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे दिमाग को उलझाने, डाइवर्ट करने के लिए, बट आप लोगों का जैसे संकल्प बिल्कुल सीधा है, और आप लोग बिना ही स्किप करे क्लासेस इतनी अटेंड करते हैं, इतना अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो जरूर मंजिल तो आप लोगों के लिए आ ही गई है, पहुंच ही गई है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इस सेशन से जुड़े और इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत मेरी तरफ से विशेष हैं अच्छे से, और ऐसे ही सीखते रहिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।